शेडिंग में आपका आ जाएगा टिंट। ये बता दिए थे कि नहीं बताए थे? हाँ ये बताया लाइट, चलिए कोई बात नहीं, फिर से बता देते हैं। हाईलाइट, शेड और कास्ट शैडो। तो शेडिंग में आपका आएगा टिंट, लाइट, हाईलाइट, शेड और कास्ट शैडो। टिंट को हम चमक बोल सकते हैं, लाइट को हम प्रकाश बोल सकते हैं, और यहाँ पे गड़बड़ हो गया, टिंट को चमक नहीं बोलेंगे। हाईलाइट को हम चमक बोल सकते हैं। और ये टिंट मतलब होता है हल्का, एक ही समुदाय के कलर जो हल्के होते हैं वो टिंट कहलाते हैं। ठीक है, देखिए इसको टिंट मतलब हल्का हो गया, लाइट मतलब प्रकाश हो गया, हाईलाइट मतलब चमक हो गया, शेड मतलब हो गया छाया, और कास्ट शैडो मतलब होता है प्रति छाया। इसी प्रति छाया को परछाई भी बोलते हैं। नॉर्मल जैसे प्रति छाया का अपभ्रंश परछाई हो जाता है। अब बताते हैं टिंट। तो टिंट मतलब जैसे कि हम डार्क कलर ले लिए, मान के चले कि रेड ले लिए, ये रेड है। अब इसमें हम थोड़ा सा व्हाइट मिलाते हैं, या इसमें थोड़ा सा अगर पानी मिलाते हैं तो यही रेड हल्का रेड हो जाएगा ना। तो ये टिंट कहलाएगा। ये टिंट किसका कहलाएगा? तो ठीक इसके पहले वाले कलर का, और पहला वाला कलर डार्क कहला जाएगा। ये डार्क कलर है। अब इसी तरह इसमें थोड़ा सा व्हाइट और मिला देंगे तो ये और हल्का हो जाएगा। तो अब ये कहलाएगा टिंट, और ठीक इसके पीछे वाला कहलाएगा डार्क। ये बात समझ में आ रहा है ना? जी। हाँ, अगर मान के चले कि ये रेड है और ये वाला हम येलो कर दे रहे हैं, ये कलर येलो बना दिए, और हम कह रहे हैं कि येलो जो है वो टिंट है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि रेड का ही हल्का टिंट कहलाएगा रेड का। येलो अगर लगाते हैं तब तो एक समुदाय के ये कलर नहीं है, रेड और येलो बिल्कुल अलग है, इसलिए ये टिंट नहीं कहलाएंगे। ठीक है, ये जब स्काई वगैरह लैंडस्केप जो बनाते हैं, स्काई वगैरह बनाते हैं, उसमें ये टिंट का इस्तेमाल होता है। रिवर वगैरह बनाते हैं उसमें टिंट का इस्तेमाल होता है। पोर्ट्रेट जब बनाते हैं तो पोर्ट्रेट में जो चिक यानी गाल पे जो लाइट आता है और जस्ट यानी चमक आता है, चमक के बाद के जो कलर बनते हैं वो सारे टिंट बनते हैं। ठीक है, पोर्ट्रेट में जिनका बैकग्राउंड बनता है उसमें डार्क टू टिंट कलर हम लोग बनाते हैं। तो जब पोर्ट्रेट बनाएंगे तो कलरिंग जब करेंगे तो उसमें ये टिंट समझ में आएगा। ठीक है, ये लाइट मतलब प्रकाश अभी हम बता देते हैं। ये हाईलाइट, शेड, कास्ट शैडो। मेरे पास एक माउस है, सबको दिख रहा है? ये माउस का जो कलर है वो ब्लैक है ना। अब आप देखिएगा कि इस हिस्से का ब्लैक ज्यादा डार्क दिख रहा है, इस हिस्से का भी ब्लैक ज्यादा डार्क दिख रहा है, ये सब ज्यादा डार्क दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीच में यानी कि ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये दिख रहा है, ये पोर्शन ये काफी ज्यादा चमक रहा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि पूरा माउस मेरा ब्लैक ही है, लेकिन फिर भी ये व्हाइट यहाँ दिख रहा है। तो जहां ये व्हाइट चमक रहा है उसको बोलेंगे हाईलाइट, जहां व्हाइट ज्यादा चमक रहा है उसको बोलेंगे हाईलाइट, और जहां पे व्हाइट कम चमक रहा है यानी कि अब चमकने को है, यानी कि धीरे धीरे थोड़ा सा अब चमकने की तरफ बढ़ रहा है या फिर ब्लैक से मर्ज कर रहा है, उसको बोलेंगे टिंट। समझ में आया? टिंट और हाईलाइट समझ में आ गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट में? जी। मैं थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो बताइएगा। नहीं, टिंट तो क्लियर हो गया कि जो डार्क मेन हाँ कलर है उसी का लाइट थोड़ा सा। हाँ, उसी और का लाइट थोड़ा सा। और हाईलाइट में जैसे कि कोई उभरी हुई चीज है उस पर लाइट पड़ रही है, वो थोड़ा वाइट वाइट सा दिख रहा है, वो वाला पोर्शन। उसको चमक बोलते हैं। हाँ। हाँ, ये अब देखिए इसमें लाइट का डायरेक्शन कहाँ से है, तो ज्यादातर लाइट इस डायरेक्शन से आ रहा है ना। तो लाइट जब इस डायरेक्शन से आएगा तो ठीक इसके नीचे बन गया कास्ट शैडो। ये वाला पोर्शन क्या हो गया? कास्ट शैडो हो गया, यानी परछाई हो गई। लेकिन जस्ट ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है जहां पे कुछ ज्यादा डार्क दिख रहा है, यहाँ पे होगा
कास्ट शैडो, सॉरी शेड, जिसको छाया बोलेंगे। अब इस चीज को थोड़ा सा ड्राइंग में हम समझेंगे। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इस साइड से लाइट आ रहा है, ठीक है। जैसे ये लाइट आया तो ठीक इसके इस साइड लाइट हो जाएगा और ठीक इस साइड शेड हो जाएगा। तो शेड के लिए कर्व लाइन देंगे और कर्व लाइन से जिग जैग से हम थोड़ा सा शेड दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा टोन हम बढ़ा रहे हैं अब आप देखेंगे कि लाइट का डायरेक्शन ये है, तो इस एरिया में पूरा लाइट दिखेगा, ठीक है। माने औसतन लाइट दिखेगा, जिसको हम टिंट भी बोल सकते हैं। इस एरिया में, यहाँ के जस्ट एरिया में आपको हाईलाइट दिखेगा, ठीक है। ये जो एरिया है ये हो गया शेड। ठीक इसके नीचे जैसे ये सर्कल है, तो सर्कल जस्ट इस सरफेस पे पड़ेगा तो ये ओवल दिखेगा, ओवल। तो जैसे ओवल बना के हम इस पे फिर फिल कर दे रहे हैं डार्क। अब ये हो जाएगा कास्ट शैडो। अब समझ में आ रहा है कास्ट शैडो? जी। कास्ट शैडो। अब देखिए इसके बावजूद, इसके अलावा भी बहुत कुछ इसमें होते हैं, वो थोड़ा सा हम हिंट्स आपको दे देते हैं। जैसे क्या होता है, एक रिफ्लेक्शन होता है। जैसे लाइट का डायरेक्शन तो ये है, सारे लाइट के डायरेक्शन है, तो लाइट के डायरेक्शन जहां पे ये रुक गए, लाइट जहां पे ये रुक गए ऑब्जेक्ट से, तो ठीक इसके पीछे वैक्यूम हो गया, यानी खाली जगह हो गया, तो यहाँ पे शेड बन गया। लेकिन जहां लाइट जहां रुका नहीं और इस साइड चला गया, तो ये सारे पूरे एरिया लाइट हो गए। तो लाइट यहां होने के बाद से अगर कोई लाइट किसी सरफेस से टकराता है तो वापस रिफ्लेक्ट करता है। ये आप पढ़े होंगे, किसी भी सरफेस से लाइट जब टकराता है तो हल्का या ज्यादा थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करता है। ब्लैक कलर को छोड़ के, ब्लैक कलर रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो ये रिफ्लेक्ट हल्का किया, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम रिफ्लेक्शन दिखाएंगे, लाइट का थोड़ा सा रिफ्लेक्शन दिखाएंगे। आप देखे होंगे कि कोई व्यक्ति है जो जैसे कि कोई घर है जो एक ही कलर का हो, येलो कलर का हो, रेड कलर का हो, ग्रीन कलर का हो, चाहे कुछ भी डार्क कलर हो। अगर कोई व्यक्ति वहां पे खड़ा होता है तो उस कलर का रिफ्लेक्शन उसके चेहरे पे आता है ना, उस कलर का रिफ्लेक्शन उसके चेहरे पे आता है। तो वही चीज वही रिफ्लेक्शन यहां दिखाया गया, ठीक है। ये बात की चीज है, जब आप डिटेल बनाना शुरू कीजिएगा तब ये चीज और समझ में आएगा। फिलहाल हम ऐसे बता दिए कि ये भी टर्म है, ये इतने टर्म के बाद एक रिफ्लेक्शन का टर्म है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत, सिर्फ समझना है कि ये होते क्या है बस। नहीं, ठीक है। और अनामिका और लोग, रागी तुम? नो सर। वैष्णवी तुम? नो सर। ठीक है। एक होता है स्ट्रोक। स्ट्रोक मतलब होता है झटका देना, ठीक है। जैसे पेंसिल से हम झटका देते हैं, जैसे आपके पास कैरम होगा तो एक स्ट्रोकर होगा उसमें जो सभी गोटी को मारता है, तो स्ट्रोक मतलब झटका। टोन का मतलब होता है डार्क। टेक्सचर मतलब होता है रूप। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का एक अपना पहचान होता है, उसको हम लोग टेक्सचर बोलते हैं, ये अभी हम समझाएंगे। कंट्रास्ट मतलब होता है चटकीला, ठीक है। जैसे कोई भी कलर अपने आप में थोड़ा सा ज्यादा डार्क होने लगे तो उसको बोलते हैं कंट्रास्टफुल। स्मज मतलब होता है ऐसे मिलाना, ठीक है। किसी भी चीज को ऐसे मिला देते हैं तो उसको स्मज बोलते हैं, तो स्मजिंग हो गया। स्क्रब मतलब होता है खरोचना, ठीक है। किसी भी चीज को जब खरोचते हैं, उखाड़ते हैं तो उसको बोलते हैं स्क्रब, तो स्क्रबिंग हो गया।
स्टिपल, स्टिपल मतलब होता है ऐसे पॉइंट करना, ठीक है, इसको स्टिपल बोलते हैं। कॉम्बिंग मतलब होता है कंघी करना, ठीक है। तो बस इसको फिर से हम स्केचिंग के फॉर्म में समझा देते हैं। जैसे स्ट्रोक, तो स्ट्रोक में जब पेंसिल को ऐसे ऐसे करेंगे, बोलिए। फिर से repeat कीजिए, वो मेरा बेटा आ गया था तो नहीं सुन पाई। अच्छा, फिर से बता देते हैं। स्ट्रोक मतलब होता है झटका, ठीक है। जैसे किसी भी चीज को हम जब झटका देते हैं तो इसको स्ट्रोक बोलेंगे। टोन मतलब होता है डार्क। टेक्सचर मतलब होता है रूप। हर एक ऑब्जेक्ट का एक अपना अलग रूप होता है जिस पे वो पहचान में आता है, उसको टेक्सचर बोलेंगे। कंट्रास्ट मतलब होता है चटकीला, यानी कि कोई भी कलर जब ज्यादा डार्क होने लगे अपने आप में तो उसको बोलते हैं कंट्रास्ट। स्मजिंग मतलब होता है मिलाना, धूमिल करना, एक दूसरे में मिक्स करना, इसको स्मज बोलते हैं। स्क्रब मतलब होता है खरोचना, यानी कि किसी भी चीज को जब हम खरोचते हैं तो स्क्रबिंग होता है। स्टिपल मतलब पॉइंट पॉइंट करना, यहाँ पे हम पॉइंट पॉइंट किए हुए हैं ऐसे ऐसे, तो इसको स्टिपल बोलेंगे। कॉम्बिंग मतलब होता है कंघी करना, ठीक है। अब इसी को फिर से हम बता रहे हैं। स्ट्रोक यानी कि जब पेंसिल को ऐसे रखेंगे और इसको हवा में उछाल देंगे, ऐसे हवा में उछाल रहे हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे डार्क हुआ, यहाँ पे हल्का डार्क हुआ, यहाँ पे ज्यादा लाइट हो गया, क्योंकि पेंसिल पेज से धीरे धीरे हवा में उछल रहा है, ठीक है। इसको स्ट्रोक बोलेंगे। स्ट्रोक छोटे भी हो सकते हैं जिसमें ये सिर्फ रिस्ट का इस्तेमाल होगा। स्ट्रोक बड़े भी हो सकते हैं जिसमें पूरे हाथ का इस्तेमाल होगा, यानी कि ऐसे देखिए। स्ट्रोक समझ में आ गया? जी। हाँ, अब स्ट्रोक कितने तरीके के हो सकते हैं? तो जितने तरीके के लाइन है उतने तरीके के हम स्ट्रोक बना सकते हैं, लेकिन मेनली 4 तरीके के ही स्ट्रोक हम बनाएंगे। एक हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। एक वर्टिकल, ये वर्टिकल हो गया। एक ऑब्लिक, इस डायरेक्शन से भी और इस डायरेक्शन से भी, ठीक है। और एक वेवी। तो इतने तरीके के स्ट्रोक हो सकते हैं और आप चाहे तो जितने तरीके के स्ट्रोक आप बना सकते हैं। तो यहां क्लियर हो गया आपका जी। स्ट्रोक। हाँ। ये देखिए सारे चीज आपके काम में आएंगे, तो कोशिश करना है, इसको याद रखना है। इसका वीडियो भी अपलोड हम कर देंगे, तो इसके अलावा भी बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं इसका। अब आगे आता है टोन। टोन मतलब क्या बताए थे? डार्क या गाढ़ा बताए थे ना। जैसे हम यहाँ पेंसिल से डार्क चला रहे हैं, अब इसको डार्क चलाते चलाते हल्का हम करते जा रहे हैं, फिर और हल्का किए, फिर और हल्का किए, और हल्का किए, और हल्का किए, फिर धीरे धीरे हम डार्क करते जा रहे हैं। यहां से यहां तक आपको दिख रहा है? डार्क टू लाइट जी। और लाइट टू डार्क। अब इसको हम बोलेंगे डार्क टोन, बोलेंगे ना। इसको भी बोलेंगे डार्क टोन। बीच वाले को बोलेंगे लाइट टोन। ये तो कंफर्म हो गया डार्क टोन लाइट टोन क्या है, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं कि 3 हिस्से में बांटते हैं, यानी कि ये हम ले लेते हैं कि ये लाइट टोन है और ये डार्क टोन है। तो ये हो गया डार्क टोन, ये हो गया लाइट टोन, और ठीक इसके बीच में एक और टोन बच गया, तो इसको बोलेंगे फर्स्ट टोन, इसको बोलेंगे सेकेंड टोन, और इसको बोलेंगे थर्ड टोन। फर्स्ट टोन जो होगा वो काफी हल्का होगा, सेकेंड टोन होगा थोड़ा उससे डार्क होगा, और थर्ड टोन कैसा होगा? बिल्कुल डार्क होगा। समझ में आया? बोलिए, आगे बढ़ते रहे हम। जी जी समझ में अब आया। देखिए, हाँ, अब जैसे कि हम यहाँ पे डार्क कर रहे हैं, ठीक है, और धीरे धीरे हल्का करते जा रहे हैं, तो हम तो यहाँ क्लियर है कि थर्ड टोन से लेकर फर्स्ट टोन है। लेकिन हम ड्राइंग में कैसे करेंगे, कौन सा टोन अप्लाई करेंगे? तो ड्राइंग में सबसे पहले आपको फर्स्ट टोन अप्लाई करने होंगे, याद रहे।
ये हम अप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट टोन। पेंसिल को जितना हल्का पकड़ेंगे, हवा में चलाएंगे, उतना ही ये हल्का चलेगा। पेंसिल को दबा के चलाएंगे तो डार्क चलेगा। ये फर्स्ट टोन हो गया। अब फर्स्ट टोन का एरिया कितना है? यहां से यहां तक है। अब हमको सेकेंड टोन करने हैं। तो सेकेंड टोन का एरिया जो होना चाहिए वो फर्स्ट टोन के एरिया से आधे होने चाहिए। जैसे फिर से डबल टोन करेंगे यहाँ पे, तो देखिए पहले से डार्क हो गया और बस हम आधा तक ही रखेंगे बस। ये एरिया अब सेकेंड टोन हो गया। अब बारी आती है थर्ड टोन की। तो थर्ड टोन का एरिया कितना होना चाहिए? तो सेकेंड टोन से भी आधे से भी कम होना चाहिए। यानी फिर से यहां से थर्ड टोन स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करते करते यहां खत्म कर देंगे। समझ में आ गया? आप कैसे टोन अप्लाई करेंगे? तो उसी पे ऊपर ऊपर ही टोन कर दिया क्या? हाँ हाँ, ऊपर ऊपर ही करेंगे, ऊपर ऊपर ही करेंगे। जैसे मान के चले कि हम फर्स्ट टोन किए, ठीक है, ये फर्स्ट टोन ऑलरेडी है, फिर इसी के ऊपर फिर दोबारा फर्स्ट टोन कर दिए, तो पहले वाला फर्स्ट टोन और फिर दोबारा फर्स्ट टोन मिलके सेकेंड टोन बना दिया, फिर उसी के ऊपर फिर फर्स्ट टोन कर दिए, तो पहले वाला दो टोन और फिर ये टोन थर्ड टोन बना दिया। अब समझ में आया? जी। तो इस तीनों तो टोन से इफेक्ट क्या पड़ता है सर? अच्छा, जैसे मान के चले कि आपके पास यहाँ बता रहे कि मेरा मतलब आपके पहले पास से डार्क कर सकते थे, इतना डार्क नहीं करना। नहीं 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 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो मतलब वो रूल नहीं है, आप फंस जाइएगा बीच में। जैसे ये आपके पास पाइप है, ठीक है, पाइप में क्या हो रहा है ना कि इस साइड से लाइट जा रहा है, तो जिधर ज्यादा लाइट होगा उधर हम हाईलाइट दे देंगे। तो यहाँ पे एक टोन बनाए फर्स्ट टोन, फिर यहाँ पे टोन बनाए फर्स्ट टोन, ठीक है, और पूरा इधर कर दिए। ये जो बीच में व्हाइट हम छोड़ दिए इसको हम बोलेंगे हाईलाइट। हाईलाइट पे कुछ नहीं होता है, वहां पे कोई टोन नहीं होगा, सिर्फ चमकेगा। फिर क्या किए, अब हम यहाँ पे सेकेंड टोन बनाते हैं, सेकेंड टोन बना दिए। अब फिर इसी में क्या किए, इस डायरेक्शन में थर्ड टोन बना दिए, तो ये थर्ड टोन बन गया। अब समझ में आ रहा है कहाँ यूज होगा इसका? इसकी मिक्सिंग मतलब प्रॉपर हो जाती है फर्स्ट सेकंड हाँ थर्ड। हाँ हाँ हाँ। अगर मान के चले कि हम फर्स्ट टोन यहाँ कर दिए, अब सेकेंड टोन यहाँ कर दिया, तो सेकेंड टोन करने में हमको थोड़ा ज्यादा बल लगाना पड़ेगा ना। जी जी। और थर्ड टोन में क्या करना, और बल लगाना पड़ेगा। लेकिन हम देखेंगे कि तीनों में जो बीच का बाइंडिंग है वो सब दिख रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये आपस में मिले हुए हैं, लेकिन इसमें सारे ओवरलैप है, पता ही नहीं चलेगा कहां से ये मिले हुए हैं। तो ये थोड़ा सा ज्यादा फिनिशिंग देगा और ये थोड़ा सा रफनेस देगा। अब क्लियर हो गया ना? जी सर। हाँ, अब आगे बढ़े। ओके। देखिए थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल पूछिए। अब आगे आता है टेक्सचर। तो टेक्सचर क्या होता है, जैसे मेरे पास मास्किंग टेप है, तो अगर आप आंख बंद करके इसको टच करेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि ये मास्किंग टेप है। ये पेन है, इसको हम आंख बंद करके टच करेंगे तो पता चलेगा पेन है। उसी तरह ये पेज का सरफेस है, पता चल जाएगा कि ये पेज है। और जमीन, उसको टच करेंगे तो पता चल जाएगा जमीन है ना। तो हर एक वस्तु का अपना अपना रूप होता है और उसी रूप को टेक्सचर बोलते हैं। जैसे ये पेज है और मेरे पास एक पेंसिल है जिसके आगे ग्रेफाइट लगा हुआ है। अब इस पेंसिल से हम क्या करते हैं, थोड़े से ऐसे घिसाई करने लगते हैं इस पेज पे। हम फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड तीनों अप्लाई कर लो। अब थर्ड अप्लाई करो। ये देखिए माउंट बन गया, माउंट बन गया ना। तो आप देखिएगा कि माउंट तो रियल में माउंट है नहीं यहाँ पे, बस मैंने क्या माउंट का मतलब यहाँ पे इमेज मैंने ड्रॉ किया और ऐसा फील हो रहा है कि ये माउंट है, ऐसा लग रहा है कि ये माउंट है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सिर्फ माउंट का टेक्सचर यहाँ पे बनाया और माउंट दिखना शुरू हो गया। आई बात समझ में? तो इसको हम लोग टेक्सचर बोलेंगे। टेक्सचर हम इसलिए यहाँ पे करके दिखाएं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जब ड्राइंग करेंगे तो उसके टेक्सचर को आप लोग बनाएंगे।
ऐसा नहीं कि रबर को आप बना रहे हैं और देखने में लगे कि वो एकदम मेटल है, वैसे नहीं होना चाहिए। मेटल मेटल दिखना चाहिए, रबर रबर दिखना चाहिए। तो थोड़ा सा टेक्सचर का नॉलेज होना होना चाहिए। अब आगे आता है कंट्रास्ट। तो कंट्रास्ट भी समझने के लिए है। जैसे ये हम डार्क कर दिए और ये हम लाइट कर दिए, डार्क और ये डार्क और लाइट। तो इसमें ज्यादा दिख कौन रहा है? ये वाला दिखेगा, ज्यादा डार्क दिखेगा ना, क्योंकि ये चटकीला है, ज्यादा कंट्रास्ट में है। अगर इसको हम पूरा धुल धुल के हटा देंगे तो ये फीका हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे कंट्रास्टलेस। अगर कोई पेंटिंग हम कर चुके हैं ड्राई होने के बाद से, या फिर साल 2 साल के बाद से ऐसा लगता है कि उसका कलर लग रहा है कि निकल गया, या फिर कोई कपड़ा हम खरीदे और कपड़ा शुरू शुरू में बहुत अच्छा, उसमें चटकदार कलर दिख रहा है, एकदम वाइब्रेंट कलर दिख रहा है, लेकिन जब उसने 10-20 वॉश हम कर दिए उसके बाद से उसका कलर कम हो गया। ऐसा होता है ना? तो जब कलर उसका था तो उसको बोलेंगे कंट्रास्टफुल, और जब कलर उसका निकल गया तो उसको बोलेंगे कंट्रास्टलेस। तो अगर किसी ड्राइंग में कंट्रास्टलेस बनाना है तो आपको पता चल जाएगा कि हमको कलर कम डालने हैं। अगर किसी ड्राइंग में बहुत चटकीला कलर बनाना है तो उसमें पता चल जाएगा कलर उसमें ज्यादा डालने हैं। ठीक है, कंट्रास्ट समझ में आ गया ना? जी। अब आगे आते हैं स्मजिंग। स्मजिंग मतलब होता है जैसे ये ग्रेफाइट का डस्ट हम लिए यहाँ पे लगाएं। अभी तो हम ऐसे लगा रहे हैं, लेकिन आप करेंगे क्या, शार्पनर लेंगे और इसको ऐसे कर लेंगे, और जो इसका डस्ट आएगा उससे कॉटन के हेल्प से लगाएंगे, या फिर सैंड पेपर लेंगे, सैंड पेपर में इसको ऐसे घिस देंगे, फिर जो इसका पाउडर निकलेगा उससे हम इसको ऐसे बनाएंगे। तो इसको बोलेंगे स्मडिंग करना। जैसे मेरे पास एक पेंसिल है, इसको आप मान के चलिए कि आप स्मज कर दिए, ठीक है, ऐसे मिला दिए। तो इसको स्विस टेक्निक भी बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं स्मजिंग, इसको ज्यादातर बोलते हैं। तो ये स्मज कर दिए, पोर्ट्रेट बनाने में बहुत यूज होता है। चेहरा वगैरह पे शेड वगैरह दिखाना हो, टिंट दिखाना हो, तो इसमें इसका इस्तेमाल होता है। तो ये हो गया स्मजिंग। अब इसमें क्या करते हैं कि हम इरेजर लिए और इरेजर से अगर कुछ भी हमको दिखाना हो तो इरेज कर दिए। तो ये हो गया स्क्रबिंग। स्मजिंग हो गया और ये हो गया स्क्रबिंग। जैसे अगर जैसे नोज अगर बनाना हो तो नोज के ऊपर हम हाईलाइट दे देते हैं। अगर गलती से मेरा ये स्मडिंग कुछ ज्यादा हो गया तो इरेजर से क्या करेंगे, उसको हटा के हम स्क्रबिंग कर लेंगे। समझ में आया? स्क्रबिंग स्मजिंग में, दोनों में बोलिए। लोग नहीं बोलेंगे तो हम नहीं समझेंगे कि आप लोग को समझ में आया। हमें इरेजर पेन टाइप वाली ही यूज करनी पड़ेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई भी इरेजर यूज कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा इजी होता है। ये तो नॉर्मल है, ये आपका मार्केट में 20 रुपए का ही मिल जाएगा। ये अप्सरा का है, नहीं मिलेगा तो ऑनलाइन भी कर लीजिएगा लोग, 2-3, ठीक है। या और भी महंगे इरेजर आते हैं जो बहुत पतले होते हैं, उसका हमको लगता है यूज नहीं होता है। एक इरेजर आता है जिसमें मोटर लगा होता है, जैसे यहाँ पे उसको क्लिक करते हैं तो ये जो इरेजर है पतला होता है, ये रोल करने लगता है। तो रोल करता है तो जहां भी रखते हैं तो ऑटोमेटिक वहां से वो ऐसे ऐसे करके इरेज करने लगता है, उसको आप ले सकते हैं। एक और चीज आप ले सकते हैं जिसको हाइलाइटर बोलते हैं, व्हाइट कलर का होता है, जैसे मार्कर होता है, उस हिसाब से आप उसको भी मंगा सकते हैं। जैसे आप ड्राइंग वगैरह कर रहे हैं तो हाईलाइट दिखाना हो आईज वगैरह में, चाहे कहीं भी, तो उसका आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आप समझ गए। व्हाइट पेन का भी तो यूज कर सकते हैं हाईलाइट के लिए। व्हाइट पेन अगर ज्यादा दिख रहा है तो आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमको बस एक चाहिए पेन जो व्हाइट दिखे, और ऐसा नहीं कि पेज से बिल्कुल अल्टर दिखे। जैसे पेज व्हाइट दिख रहा है और वो येलोइश दिखने लगे तो अंतर थोड़ा हो जाएगा, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो प्योर व्हाइट लीजिए। आगे आते हैं स्क्रबिंग। सॉरी, स्क्रबिंग हो गया। अब स्टिपल में आते हैं। तो स्टिपल में क्या होता है ना, पेंसिल के ऐसे इसके पॉइंट को ऐसे जब धब्बा धब्बा ऐसे देते हैं तो ये स्टिपल हो जाता है। आप लोग कभी जूलॉजी या फिर ये साइंस के प्रोजेक्ट देखे हैं जिसमें एनिमल्स वगैरह ड्रॉ होते हैं?
बुक वगैरह कभी देखे होंगे, हाँ खासकर गवर्नमेंट वगैरह के या फिर पुराने जो बुक होते हैं। अब तो डिजिटली सारे इमेज आ गए हैं किसी भी बुक में। तो आप लोग देखेंगे ना, स्टिपल से सारे वर्क उसमें किए रहते हैं। इसी से लाइट, शेड, डार्क सब चीज इसी से। अगर इसको हम बहुत ज्यादा पास पास कर देंगे तो ये थर्ड टोन के आसपास आ जाएगा। अगर कहीं कहीं हल्का हल्का करेंगे, हल्के हल्के प्रेस करके करेंगे तो ये फर्स्ट टोन के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे स्टिपल। इससे भी बहुत सारे वर्क हो सकते हैं। कॉम्बिंग जो होता है, कॉम्बिंग यानी कि ऐसे हम जब करते हैं तो इसको कॉम्बिंग बोलते हैं। ये दिख रहा है ऐसे। ये जब शेडिंग करेंगे तो ये सारे चीज जरूरी है। ये कर्व की तरह बना रहे ना? हाँ बिल्कुल, जैसे कंघी हम करते हैं ना, अपना बाल संवारते हैं, बस वही चीज। ये कंघी टाइप का, इसको कॉम्बिंग बोलेंगे। इसके अलावा भी सर्कुलर होता है, सर्कुलर शेडिंग ऐसे छोटे छोटे। मैंने शेडिंग में जो जो यूज करते हैं वो हम बताए। सर्कुलर हो गया, जिग जैग हो गया, ये ऐसे। आपको स्ट्रोक बनाते रहने होंगे, थोड़े बहुत शेड करने होंगे। हम क्या करते हैं ग्रुप में, थोड़ा सा आपको एक वेजिटेबल्स या फिर कुछ और चीज का हम इमेज भेज देते हैं जिसमें शेडिंग वगैरह है। ठीक है, आप कोशिश करेंगे मतलब कल तक उसको दिखा देने के लिए। संडे को क्या करेंगे ना, हम पोर्ट्रेट स्टार्ट कर लेंगे। ये देखिए, बेसिक चीज इसलिए हम स्टार्ट किए ताकि आप लोग में कोई प्रॉब्लम ना रहे पोर्ट्रेट सीखने के लिए। ठीक है, और ऐसा कभी नहीं सोचिएगा कि हम तो पोर्ट्रेट सीख रहे हैं तो क्या ये सब बता रहे हैं सर। डायरेक्ट हमको पोर्ट्रेट ही बता देंगे। मुझे तो बहुत क्या होगा ना, मेरा तो बेसिक है ही कमजोर। देखिए उससे ये लगेगा ना कि हम पोर्ट्रेट सिखा रहे हैं, लेकिन आप सीख नहीं पाइएगा। आप हर एक चीज में आप अटकना शुरू कर दीजिएगा, तो वो प्रॉब्लम ना है। इसलिए थोड़ा सा हम ये आपको क्लास लिए। अनामिका जी, आपको समझ में आ रहा है ना? जी समझ में आ रहा है। हाँ, ये आपके लिए भी है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब चीज है। और आप सभी लोग भरोसा रखें, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आप लोग को पोर्ट्रेट सिखला दे। बस आप लोग मेहनत करते रहिए। ये ऐसा नहीं है, ये जरूरी नहीं है, और ये बहुत जरूरी नहीं है। हो, हम नहीं, आप टोंट हम नहीं कर रहे हैं कि जरूरी नहीं है। ये मेरे अकॉर्डिंग हम जैसे जो हम आप लोगों को सिखा रहे हैं, ये अपने अनुभव के अनुसार आपको सिखला रहे आप टीचर हो, आप टोन मार भी नहीं सकते हो। हैं। तो इसलिए क्योंकि कॉलेजेस वगैरह में सिलेबस होते हैं, लेकिन सिलेबस को कोई फॉलो नहीं करता है। ठीक है, और कॉलेज के जो सिलेबस होते हैं वो लगभग अप्रोक्स 4 साल के सिलेबस होते हैं, जिसमें फर्स्ट ईयर में तो आप लोग को बस यही सीखना है। बस टेक्सचर से आपको बहुत सारे बॉक्स बनाने होते हैं। मतलब आपको फर्स्ट ईयर में छोटे छोटे ऑब्जेक्ट ही बनाने होते हैं। अब सेकेंड ईयर में आइएगा तो, हाँ बोलिए। टाइम नहीं मिला जाने का, फाइन आर्ट सीखने का। कोई दिक्कत नहीं है। और सेकेंड ईयर में आप लोग आइएगा ना तो उसमें लैंडस्केप हो गया, ड्राइंग हो गया, माने हर चीज थोड़ा थोड़ा बताया जाता है। कॉलेजेस में छोटे छोटे चीज नहीं बताए जाते हैं, डायरेक्ट आपको प्रोजेक्ट दे दिए जाते हैं और उस पर आपको काम करने हैं। कॉलेजेस में उन्हीं लोग का सिलेक्शन होता है जो पहले से ड्राइंग अच्छे करते हैं। तो ये मतलब हम अपने को ध्यान में रखते हुए कि ऐसे अगर हम बताएंगे तो सब लोग एकदम डेफिनेटली सीखेगा। और यहाँ पे भी इंस्टीट्यूशन में भी वैसा ही क्लास चलता है। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। इसमें बस आपको थोड़ा सा ये कुछ पेज भर देने होंगे और हमको दिखा देने होंगे। तो आप लोग प्रैक्टिस कोशिश कीजिए करने के लिए। हम कुछ इमेज भेज देते हैं जिससे आप लोग देखकर आप लोग बनाएंगे। ठीक है, ओके सर। इसके अलावा कोई समस्या हो तो बताइए। नहीं, बस मुझे 3D इमेजेस बनाने में थोड़ा दिक्कत होती है, कहाँ से क्या उसका रहेगा। देखिए बहुत आसान है 3D इमेज बनाना। आपने लॉक बनाया था ना, ताला, तो ये आपका ऐसे कर्व था, कर्व था ना जी। अब मान के चले कि इधर एक हम इधर से दिखाना चाहते हैं सरफेस, तो यहाँ पे एक लाइन दे दिए। जितना डिग्री का ये लाइन है उतना ही डिग्री का यहाँ भी लाइन दे दिए। अब यहाँ पे तो कर्व है, तो कर्व में तो ये लाइन कहाँ हम दिखाएंगे, यहाँ कॉर्नर है ही नहीं। तो जहां इसका अंतिम छोर होगा यानी कि यहाँ तक, उसके बाद फिर मुड़ गया इधर, उसके बाद इधर भी मुड़ गया, तो यहाँ से फिर वैसा ही लाइन हम दे देंगे। तो भले इसे चिपक के निकल गया कोई दिक्कत नहीं है, उतना ही बड़ा देंगे जितना ये। अब इसको यहाँ से फिर ऐसे मिलाएंगे और इसे कर्व से मोड़ देंगे, फिर यहाँ से इसको मिलाएंगे। अब देखिए आपको एक अंदाजा रखना होगा
कि एक लॉक जो होता है, ताला होता है, वो कितना मोटा होना चाहिए, कितना पतला होना चाहिए। आपका जो ड्राइंग था, आपका ड्राइंग इस साइड डायरेक्शन से था, लेकिन ये जो ड्राइंग था ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा मोटा हो गया था। ठीक है, आपने अच्छा बनाया था लेकिन बहुत ज्यादा मोटा हो गया था, पहली गलती। दूसरी गलती ये है कि आपके लाइन ये जिस डायरेक्शन में है, मान के चले कि 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री होना चाहिए, ये भी 45 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, लेकिन होता क्या है ना कि कोई 30 डिग्री इधर चला जाता है, कोई इधर चला जाता है, तो बस इसको संभाल लेंगे तो बन जाएगा। ओके। ये बस एक दिमाग पूरा, मतलब ब्रेन यूज करना है, लॉजिक यूज करना है, बन जाएगा। एक और चीज, आसान चीज बता देते हैं। अगर कोई लाइन दाएं से बाएं हो, ऐसे अगर ऐसे हो, तो वो हमेशा फ्रंट को दर्शाएगा, फ्रंट मतलब सामने का पार्ट को दर्शाएगा। अगर कोई लाइन ऑब्लिक हो, ऐसे हो, तो ये डिस्टेंस को दर्शाएगा। अगर कोई लाइन यहां से इधर हो तो वो क्या करेगा, डिस्टेंस को दर्शाएगा। अगर कोई नीचे से लाइन ऊपर हो तो वो हाइट को दर्शाएगा। अब कैसे दर्शाएगा ये देखिए। फिर हम बनाते हैं एक टेबल, हम डायरेक्ट टेबल बनाते हैं। टेबल हो गया। अब यहाँ पे इसका पैर बना दिए, ये भी पैर बना दिए, ये भी पैर बना दिए, ये भी पैर बना दिए। अब देखेंगे कि ये जो दाएं और बाएं का जो लाइन है, ये किस चीज को दर्शा रहा है, फ्रंट लाइन को दर्शा रहा है, सामने को दर्शा रहा है। ये जो पोर्शन है ये ऑब्जेक्ट के हाइट को दर्शा रहा है ना। हाँ। और ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो लाइन है, ये देखिए डिस्टेंस को दर्शा रहा है। तो ये आंख बंद करके ये ध्यान देना है कि डिस्टेंस को दर्शा रहा है। जैसे ये यहां सम कर दिए, ये भी ऐसे होगा, यानी कि ये भी, इसका भी डिस्टेंस दिखेगा ना, पैर का भी। तो बस यही है, इसको पर्सपेक्टिव बोलते हैं। एक वीडियो हम भेज देंगे पर्सपेक्टिव का, जो बनाए हुए हैं, उसको आप लोग समझ जाइएगा, तो ये कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, हम ग्रुप में कुछ भेज देते हैं। ओके ओके सर। ओके।